हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है सेंटर फॉर एम्बिशन के करंट अफेयर्स सीरीज में इंडिया दिस वीक। और आज एक्चुअली न्यूज़पेपर प्रिंट नहीं हुआ है द हिंदू, ओके, नाइदर ऑनलाइन नाइदर ऑफलाइन, बट हमें अपनी लर्निंग नहीं छोड़नी है, इसलिए हम कुछ ऐसे आर्टिकल्स के साथ आए हैं जो कि हमें दूसरे न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस में अच्छे तरह से मिले और जो कि प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडे। सबसे पहला टॉपिक जो है आज का, वो हम एक एडिटोरियल से शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, एडिटोरियल है। सबसे पहले हम डिकोड करेंगे कि किस तरह से एक्चुअली ये नया पैटर्न है, इस पैटर्न से हम लोग फेमिलियर नहीं है। तो आइए हम सीखते हैं कि किस तरह से नए पैटर्न्स के साथ भी फेमिलियर होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप एग्जामिनेशन में बैठेंगे, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, क्वेश्चंस नहीं नए ही मिलेंगे आपको। ओके, रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन का थीम रिपीट हो सकता है, लेकिन एज इट इज क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होगा, ना प्रीलिम्स में ना मेंस में। ओके, देयर विल बी थीमेटिक रिपीटिशन, थीम्स रिपीट हो सकते हैं, बट पैटर्न्स रिपीट हो सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन है वो एज इट इज रिपीट नहीं होगा। तो उस चीज की आदत भी हमें डाल लेनी चाहिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम एडिटोरियल की एक हेडिंग देखेंगे और हेडिंग से डिकोड करना सीखेंगे कि किस तरह से हमें न्यूज़पेपर को अप्रोच करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ठीक है, इन अ ईयर ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी। ठीक है, ऐसे वर्ष में या ऐसे समय में जिसमें अनिश्चितता बहुत है, अनप्रिडिक्टेबल सिनेरियो है। अनप्रिडिक्टेबल क्यों है? आप सभी जानते हैं, यहां पर यूएसए जो है आजकल अपने कुछ ऐसे एक्शंस ले रहा है जो कि ग्लोबल सिनेरियो के लिए, जियो पॉलिटिक्स के लिए सही नहीं है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला यूएस का टैरिफ, जिस तरह से यूएस ने टैरिफ्स लगाना शुरू किया, इंडिया पर टैरिफ लगाए, चाइना पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगा दिया, उसके बाद वेनेजुएला पर अटैक करना, सीरिया पर अटैक करना, इस तरह की चीजें होना। ठीक है, और जो इराक के जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं उनका सपोर्ट करना, ये सारी चीजें जियो पॉलिटिक्स के मामले से बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, क्योंकि आज के टाइम पर यूएसए जो है वो जियो पॉलिटिक्स का सेंटर है, सुपर पावर है, उसके पास बहुत सारी पावर है। यूएनएफ ट्रिपल सी हो गया, पेरिस एग्रीमेंट हो गया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो गया, इस तरह की 66 ट्रीटीज से यूएसए ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया है, बाहर खींच लिया है। अब जो ग्लोबल फंडिंग है वो रुक जाएगी। ठीक है, हमने ये चीज ऑलरेडी कवर कर ली है। तो इन अ ईयर ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी, अब यहां पर हमने एक लाइन पढ़ी। ठीक है, ये लाइन हमने पढ़ी, इन अ ईयर ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी। अब आपको सीखना है, जैसे कि जिस तरह से मैंने इस चीज को डिकोड किया। ठीक है, इन अ ईयर ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी, ऐसा समय जो कि अनप्रिडिक्टेबल है। अब यहां से लिंक कीजिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं रोज, हम क्या पढ़ रहे हैं और क्यों ये जो समय है ये अनप्रिडिक्टेबल है। तो यहां से हमने कनेक्ट किया, क्या कनेक्ट होता है यहां से, कि भाई यूएसए का टैरिफ रिजीम, उसका वेनेजुएला पर एक्शन, उसका ग्रीनलैंड को लेकर मिलिट्री एक्शन का बयान आना, इसके बाद सीरिया पर अटैक कर देना, ईरान में प्रोटेस्टर्स का साथ देना, ठीक है, चाइना पर बहुत ज्यादा टैरिफ्स लगा देना। तो ये ग्लोबल सिनेरियो जो है वो जियो पॉलिटिक्स का, वो बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। ठीक है, और यूएसए ने क्या किया, विड्रॉल कर लिया इंटरनेशनल ट्रीटीज से, जैसे कि यूएनएफ ट्रिपल सी हो गया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो गया। ठीक है, डब्ल्यूएचओ के लिए हेल्थ कंसर्न है, अब ये कौन फंडिंग करेगा। तो इस तरह से देखा आपने, पूरा सेंटेंस भी नहीं, आधे सेंटेंस में ही हमने कितना ज्यादा उसे डिकोड कर लिया। यही प्रैक्टिस आपको डेवलप करनी है अपने मेंस आंसर राइटिंग के लिए, कि जब आप मेंस का क्वेश्चन, सपोज ये एक मेंस का क्वेश्चन ही है, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ मेंस, मेंस में क्वेश्चन आ सकता है इंडिया और यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड। ठीक है, अब यहां पर सपोज ये मेंस का एक स्टेटमेंट है, तो आपको आंसर कैसे लिखना है, आपको उस स्टेटमेंट को, क्वेश्चन के जो स्टेटमेंट है उन्हें ब्रेक डाउन करना होगा, और उसी तरह से आपको पॉइंटर्स निकालने होंगे कि किस तरह से हम पॉइंट्स डेवलप करें। इन अ ईयर ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी हमने इतना सारा बता दिया कि क्यों अनप्रिडिक्टेबल सिनेरियो है। ठीक है, इसके साथ पैक्स सिलिका का जो इशू था, इंडिया को ऐड नहीं किया। ठीक है, वहां से हेल्थ कंसर्न्स हैं, डब्ल्यूएचओ है, टैरिफ्स है, वेनेजुएला, ग्रीनलैंड, सीरिया, ईरान, चाइना, इंटरनेशनल अलायंस, यूएनएफ ट्रिपल सी, आईएसए, डब्ल्यूएचओ, बहुत कुछ हो जाता है आपके पास लिखने के लिए। ठीक है, यहां से हमने ये चीज सीखी कि किस तरह से लाइंस को ब्रेक किया जाता है। अब दूसरा, इंडिया नीड्स टू एक्सेलरेट। अब यहां पर मांग करी जा रही कि इंडिया को बढ़ना होगा ईयू के एफटीए की तरफ, यूरोपियन यूनियन के फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की तरफ। अब ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट क्या है हम लोग जान लेते हैं, हम ऑलरेडी इस चीज को देख चुके हैं। सपोज यहां पर यूरोपियन यूनियन की कोई कंट्री है, लेट्स से ओके जर्मनी। ठीक है, यहां पर जर्मनी है, यहां पर इंडिया है, भारत और जर्मनी दो राष्ट्र हैं।
अब यहां से कोई भी सामान प्रोड्यूस होता है और यहां पर जाकर एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। इंडिया से सामान एक्सपोर्ट हुआ, अब यहां पर क्या होता है, यहां पर लगता है टैरिफ। टैरिफ लगता है, एक तरह का टैक्स लगता है एक्सपोर्ट पर, और फिर वो सामान जो एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया से जर्मनी, उस सामान पर कुछ परसेंट बढ़ाकर पैसा वो तब जर्मनी के मार्केट में जाकर बिकेगा। सेम हैपेंस वाइस वर्सा, जर्मनी से कोई सामान आएगा, वो इंडिया आएगा और यहां पर इंडिया उस पर कुछ टैरिफ लगाएगा। अब ये जो जर्मनी का सामान बना है वो उस पर कुछ टैक्स लगेगा और वो इंडिया में महंगे दामों पर बिकेगा। अब हमें, जैसा कि हम जानते हैं, ग्लोबल सिनेरियो क्या चल रहा है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्या कर रहा है, टैरिफ पे टैरिफ लगाया जा रहा है, ठीक है। इसने चाइना पे बहुत ज्यादा टैरिफ लगा दिए हैं। प्रेजेंटली इंडिया पर नियरली 50% टैरिफ हैं। 25 पहले लगाया, 25%, फिर 25% टैरिफ्स, तो फिलहाल 50% का टैरिफ। मतलब इंडिया से जो माल बनेगा, जो भी प्रोडक्ट बनेगा, वो 50% उस पर एक्स्ट्रा कॉस्ट लगकर तब वो यूएसए के मार्केट में बिकेगा। अब नाउ थिंक, यूएसए में फिर उसकी जो सेल है वो ड्रॉप डाउन हो जाएगी। अब यहां पर क्या है, सेल ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स और एक्सपोर्ट्स विल ड्रॉप डाउन, ठीक है भाई। जो इंडिया से एक्सपोर्ट होकर सामान जा रहा है यूएसए, वो सामान ड्रॉप डाउन होगा, अल्टीमेटली एक्सपोर्ट हमारे कम हो जाएंगे। हमारे एक्सपोर्ट कम होंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, हमारा ट्रेड डेफिसिट होगा, ट्रेड डेफिसिट होगा। हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है, फॉरेक्स रिजर्व है, वो नीचे जाने के खतरे हैं, ठीक है। फॉरेक्स रिजर्व जो है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, उसके नीचे जाने के खतरे हैं। अब यही खतरे से बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इंडिया अपना रहा है, इंडिया अपना रहा है एक पॉलिसी, जिस पॉलिसी का नाम है ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन, कि जो व्यापार है उस व्यापार को हम अलग अलग कंट्रीज के साथ करें, एक कंट्री पे डिपेंड ना हो जाए। अगर कोई पर्टिकुलर चीज, सपोज हम ऑयल खरीदते हैं, तो हम ऑयल के लिए सिर्फ एक पर्टिकुलर गल्फ कंट्री पे ही डिपेंडेंट नहीं हो सकते। हमको ऑयल रशिया से भी खरीदना पड़ेगा, हमको डोमेस्टिकली भी ऑयल बनाना पड़ेगा, हमको वेनेजुएला से भी खरीदना पड़ेगा, हमको अलग अलग कंट्री से खरीदना पड़ेगा। ट्रेड को डाइवर्सिफाई करना होगा हमें, ठीक है। ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन अलग कंट्रीज के साथ होना चाहिए। हमने ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन के टर्म्स में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। इसके लिए इंडिया ने क्या किया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, एफटीए। मतलब ये जो टैरिफ वाला जो सिनेरियो हो रहा था, यहां पर टैरिफ लग रहा था, यहां पर टैरिफ लग रहा था, अगर हम इस टैरिफ को हटा दें, दोनों तरफ से, दोनों कंट्री आपस में एक समझौता कर लें कि भाई ना आप हमारे एक्सपोर्ट पे टैरिफ लगाओगे, ना हम आपके एक्सपोर्ट पे टैरिफ लगाएंगे, ठीक है। तो जो जिस दाम पर इंडिया में जो प्रोडक्ट बना, उसी दाम पर जर्मनी में जाकर बिकेगा, और जर्मनी में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो उसी दाम पर इंडिया में आकर बिकेगा। अब ये होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, सिंपल टर्म्स में, आसान भाषा में यही होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने इथियोपिया, ओमान, ठीक है, जर्मनी, इस तरह के कंट्रीज के साथ अपना जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो साइन किया है, ताकि हम टैरिफ के बिना ट्रेड कर सकें और अपने जो ट्रेड है उसको डाइवर्सिफाई कर सकें। अब आप लोग जानते हैं, हाल ही में इंडिया में जर्मनी के डिप्लोमेट आए थे, ठीक है, जिन्होंने इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल जो गुजरात में हुआ था, जहां से हमने देखा था कि गुजरात का फोक सॉन्ग, फोक डांस बेड़ा रास, ठीक है, जो कि हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो भी यहां पर हमने देखा था, ठीक है। अगर हम यहां पर बात करें तो हमने यहां पढ़ा जर्मनी आया था। अब ये जो जर्मनी जो है, ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, ठीक है। अब यहां से हमने ट्रेड को डाइवर्सिफाई करना शुरू किया है, यहां से हमने ट्रेड को यूरोपियन यूनियन में किस तरह से हम अपने रास्ते खोल सकते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के, वो चीज हम यहां से सीख रहे हैं। तो हो क्या रहा है, आगामी 16वीं इंडिया ईयू समिट होने जा रही है, ठीक है। 16वीं यूरोपियन यूनियन इंडिया समिट होने जा रही है, यहां पर 16वीं यूरोपियन इंडिया समिट होने जा रही है, जो कि हमारा रिपब्लिक डे के बाद ही होगी। और रिपब्लिक डे पर भी काफी सारे यूएस के जो डेलीगेट्स हैं वो इंडिया में आएंगे एज अ चीफ गेस्ट रिपब्लिक डे परेड के लिए, ठीक है। तो यहां पर ईयू से हम अपने टैरिफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि अब जो भी ये ईयू इंडिया समिट होने जा रही है, इसमें इंडिया जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर सकता है, ताकि हमारा जो ट्रेड है वो डाइवर्सिफाई हो जाए, हम यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज हैं उनके साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर सकें, ठीक है। लेकिन यहां पर कुछ दिक्कतें हैं। क्या दिक्कतें हैं भाई, तो दिक्कतों के बारे में समझें अगर हम, तो यूरोपियन यूनियन जो है,
ये थोड़ा रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है, स्ट्रिक्ट मॉनिटर है क्लास का, स्ट्रिक्ट मॉनिटर है क्लास का। तो यहां पर यूरोपियन यूनियन का चलता है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, CBAM। अब ये क्या होता है, ये यूरोपियन यूनियन है और ये इंडिया है। अब यहां से इंडिया क्या करता है, ज्यादातर ऐसे प्रोडक्ट्स यूरोपियन यूनियन में भेजता है जिनमें बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट को हार्म किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहां से आयरन और स्टील की इंडस्ट्री से कोई प्रोडक्ट जो है जो एक्सपोर्ट हो रहा है यहां पर। अब यूरोपियन यूनियन कहेगा भाई आप जो आयरन और स्टील का हमें प्रोडक्ट भेज रहे हो, इसको बनाने में आपने बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन किया है, कार्बन एमिशन किया है, तो आपको कार्बन टैक्स देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, कार्बन टैक्स देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा कार्बन उत्सर्जन के लिए। जितना भी कार्बन उत्सर्जन आपने किया है उस कार्बन उत्सर्जन के लिए आपको एक कर देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो उसकी वजह से क्या होता है, इंडिया का जो प्रोडक्ट बना उसके दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब पूरा जो भी प्रोडक्ट यहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा है, लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट भी, फिर उस पर कार्बन टैक्स भी देना पड़ेगा। तो यूरोपियन यूनियन के मार्केट में जाकर वो ऑलरेडी महंगा हो जाएगा, जो भी सामान इंडिया से जा रहा है वो ऑलरेडी महंगा हो जाएगा। ठीक है, अभी तक क्या था, 1 जनवरी 2026 तक, 1 जनवरी 2026 तक, ठीक है, ये बेस डेट थी। इससे पहले ईयू फॉलो करता था रिपोर्टिंग फेज, रिपोर्टिंग फेज फॉलो करता था। मतलब यहां पर सिर्फ इन्फॉर्म करना होता था कि भाई इतना कार्बन एमिशन जो है हमने किया है। ठीक है, एक्सपोर्टर जो है, एक्सपोर्टर साहब यहां पर इन्फॉर्म करते थे ईयू को। लेकिन यहां पर अब 2026 लगने से ही, 1 जनवरी तारीख होने से ही अब क्या बोला है यहां पर, अब रिपोर्ट नहीं करना है आपको, अब आपको कार्बन टैक्स देना पड़ेगा मॉनेटरी वैल्यू में। ठीक है, तो यहां से कार्बन टैक्स जो है पेमेंट फेज में पहुंच गया है, पेमेंट फेज, यहां से पेमेंट फेज में पहुंच गया है। बोला गया है कि आपको कार्बन सर्टिफिकेशन खरीदना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा कितना कार्बन आपने उत्सर्जन किया है, कितना कार्बन एमिशन किया है, और फिर तब जाकर आपको यह सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, यहां पर क्यों करता है, क्योंकि ईयू का मानना है, यूरोपियन यूनियन जो चाहता है वो चाहता है कि हम जो है एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करें। उसके लिए ईयू बोलता है कि हमें कार्बन का जो एमिशन है उसे कम करना होगा, और वो तभी कम होगा जब कंट्रीज पे लगाम लगाई जाएगी इस तरह से। ठीक है, ये पूरी कहानी है जो कि ईयू से रिलेटेड है, जो हमने सीखी कि किस तरह से ईयू जो है पहला कंट्री बना, फर्स्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, कंट्री नहीं कहेंगे, फर्स्ट कार्बन टैक्स लगाने वाला जो संघ है, यूरोपीय संघ जो है, कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला एक संघ बना है। ठीक है, जिसने कार्बन टैक्स जैसी चीज को यहां बढ़ावा दिया है अपने पूरे ईयू टैरिफ में। ठीक है, इसके अलावा अभी इंडिया जो है एग्रीकल्चर हो गया, इसके अलावा ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, गाड़ियां, ऑटोमोबाइल्स और विस्की, इस तरह की चीजों पर इंडिया यूरोपियन यूनियन से अभी कोई भी ट्रेड नहीं करता है। नो ट्रेड राइट नाउ, अभी कोई भी ट्रेड नहीं चल रहा है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड हम कोई ट्रेड नहीं करते हैं, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड हम कोई ट्रेड नहीं करते हैं, विस्की से रिलेटेड हम कोई ट्रेड नहीं करते हैं। तो इसमें यही कहा गया है, अगर आप इस एडिटोरियल को पढ़ेंगे, जो भी अभी तक इतनी सारी कहानी हमने सीखी, ठीक है, तो यही है। यहां पर देखेंगे हम कि ईयू एफटीए की हमें बात करनी है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी हम कुछ ऐसी चीजों में पीछे हैं, मतलब हम बहुत सारा ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें और ज्यादा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ आगे बढ़ना है, क्योंकि अभी एग्रीकल्चर, विस्की, इस तरह की चीजों में इंडिया और यूरोपियन यूनियन आपस में ट्रेड नहीं करते हैं। ठीक है, पूरी कहानी इसी एडिटोरियल में दी थी और ये पूरा हमने समझा है। ठीक है, बाय 2024 द क्यूमुलेटिव एफडीआई फ्रॉम ईयू वाज अराउंड $120 billion and it offers substantial potential with focus on areas like electronics and infrastructure. This matches India's own current area of general. Germany will be leading effort in this context. जर्मनी जो है वो लीडिंग रहेगा, जर्मनी लीडर रहेगा इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो भी ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने जा रहा है। तो हमें देखना है कि रिपब्लिक डे के बाद जो भी इंडिया और ईयू के बीच में जो समिट होने जा रही है उसमें क्या फैसले लिए जाते हैं, और जो भी डेवलपमेंट होगा वो हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो जो अभी काइट फेस्टिवल हुआ, तो यहां से आपको ये चीज समझ में आई, जर्मनी
के जो डिप्लोमेट है वो भारत आए, वहां पर उन्होंने इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का उद्घाटन किया। अब ये सिंबल है सिर्फ, ठीक है, किस तरह से कल्चर को हमने एज अ सिंबल यूज किया और हमने यहां पर व्यापार, अपने ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन की बात करी। इसी चीज को कहा जाता है डिप्लोमेसी, किस तरह से हम डिप्लोमेसी करते हैं दूसरे देशों के साथ। यही पूरी कहानी थी, ठीक है। होप आप सभी को समझ में आई हो पूरी, और अगर नहीं समझ में आए हो तो प्लीज वीडियो को दोबारा से रिवर्स करके देखिए, और जो भी चीज ना समझ में आई हो उस पर प्लीज आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, डाउट्स आपके क्लैरिफाई किए जाएंगे। नाउ नेक्स्ट एक खबर है, इन इंडिया, भारत में डेमोक्रेसी, गणतंत्र डिलीवर्स होता है, ठीक है, भारत में गणतंत्र जो है वो लोगों तक पहुंचता है, ऐसा कहा गया है। पीएम एट कॉमनवेल्थ स्पीकर समिट, ये प्राइम मिनिस्टर साहब के शब्द हैं, कॉमनवेल्थ स्पीकर समिट में, ठीक है। कॉमनवेल्थ स्पीकर समिट जो है इंडिया होस्ट कर रहा है फिलहाल में, ठीक है, इंडिया के होस्ट करने में, और यही कारण है कि यहां पर ये कहा गया है, ये छवि बनाई जा रही है कि इंडिया जो है वो एक बहुत ही स्ट्रांग डेमोक्रेसी, हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, उसी चीज को यहां पर फोस्टर करने की बात करी गई है। तो भाई सीएसपीओ क्या है ये समझ लेते हैं, व्हाट इज सीएसपीओ, जो क्वेश्चन बन सकता है। फिलहाल 28वां सीएसपीओ हो रहा है इंडिया में, कौन सा नंबर का सीएसपीओ हो रहा है, सीएसपीओ सी, 28वें नंबर का सीएसपीओसी कहां हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, नई दिल्ली में हो रहा है, ठीक है। इसकी अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो फुल फॉर्म लिख लीजिए आप, कॉन्फ्रेंस, एक तरह का समिट है, कॉन्फ्रेंस है ऑफ स्पीकर्स, जो लोकसभा के स्पीकर्स होते हैं ना, पार्लियामेंट के स्पीकर्स, हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला जी, ठीक है, उन सबका प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, उन सबका ये एक सम्मेलन है, ठीक है, वो लोग आते हैं ऑफ द कॉमनवेल्थ, ठीक है। यहां से आप देखिए, फुल फॉर्म समझते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। जीएस पेपर 2 पॉलिटी इंपॉर्टेंट है। 28वें नंबर का सीएसपीओसी भारत ने ऑर्गेनाइज किया है नई दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली में इंडिया ने होस्ट किया है इस बार। फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स, सम्मेलन है किसका, स्पीकर्स का, जो स्पीकर होते हैं, जो सदन के, जो लोकसभा का सदन होता है या संसद का जो सदन होता है, जिसमें लोग निर्वाचित हो, लोग चुनकर, चुनाव के द्वारा चुनकर जब हमें रिप्रेजेंट करते हैं, पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं, और वहां पर हम एक स्पीकर चुनते हैं, उन स्पीकर का एक कॉन्फ्रेंस होता है या प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स का, जो कि कॉमनवेल्थ की कंट्रीज हैं। कॉमनवेल्थ की कंट्रीज आप लोग जानते होंगे, वो कंट्रीज हैं जो कि कभी ना कभी ब्रिटिश हुकूमत के गुलाम थे, ठीक है, कभी ना कभी कॉलोनीज थी ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज की, जो भी कंट्रीज हैं, उन सभी कंट्रीज के जो भी पार्लियामेंट के स्पीकर्स होते हैं या प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, उन सभी, वो सब आपस में मिलते हैं और आपस में डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम पार्लियामेंट को और ज्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं, जो हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, ठीक है, हमारी जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, तो उसमें हम पार्लियामेंट का ऐसा क्या इनोवेशन कर सकते हैं, ऐसा क्या अच्छा कर सकते हैं कि पार्लियामेंट मजबूत हो और उससे जो हमारी डेमोक्रेसी है वो मजबूत हो, जो संसद है वो मजबूत बने, और साथ की साथ उसके जो हमारा गणतंत्र है, लोकतंत्र है, वो किस तरह से मजबूत बने, इन आयामों पर यहां पर चर्चा की जाती है, ठीक है। तो इसमें और समझें अगर हम इसी टॉपिक के बारे में, सीएसपीओसी की, ठीक है, तो सीएसपीओसी जो है, सीएसपीओसी, ये स्टार्ट हुआ था आपका 1969 में, स्टार्टेड इन 1969 से ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, और 2 साल में एक बार होती है, बाई ईयरली कॉन्फ्रेंस है, कैसी है, बाय ईयरली, हर साल नहीं होती है, ठीक है। ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है, सीएसपीओसी पे क्वेश्चन आया और उसमें एक स्टेटमेंट ये हो सकता है, सीएसपीओसी इज हेल्ड एनुअली इन वन ऑफ द कॉमनवेल्थ नेशंस, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा, ठीक है। बाय ईयरली, 2 साल में एक बार ये सम्मेलन होता है, दिस कॉन्फ्रेंस टेक्स प्लेस वंस इन 2 years, 2 साल में एक बार ये सम्मेलन का आयोजन होता है, ठीक है। कैसी कॉन्फ्रेंस है ये, बाय ईयरली कॉन्फ्रेंस है, मैं बार बार इस चीज को दोहरा रहा हूं, ये सम्मेलन 2 साल में एक बार होता है, दिस कॉन्फ्रेंस इज ऑर्गेनाइज्ड वंस इन 2 years, ओके। कब स्टार्टिंग हुई थी इसकी, 1969 में ये शुरुआत हुई थी, आप इस चीज की प्लीज फोटो खींच लीजिए। अब हम बात करें, क्या इंडिया पहली बार ऑर्गेनाइज कर रहा है, नहीं, इंडिया पहली बार ऑर्गेनाइज नहीं कर रहा है, इंडिया इसे 4th टाइम ऑर्गेनाइज कर रहा है, 4थी बार ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है हमें यह जानना कब कब इंडिया ने ऑर्गेनाइज करी है। पहली बार इंडिया ने ऑर्गेनाइज करा था 1970-71 में, ठीक है,
यहां पर पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी सीएसपीओसी की, जिसमें भारत की अध्यक्षता में हुई थी। दूसरी हुई थी 1986 में, 1986 में दूसरी कॉन्फ्रेंस जो भारत की अध्यक्षता में हुई थी, ठीक है। तीसरी जो है 2010 में हुई थी, भारत की अध्यक्षता में 2010 में। अब कब हो रही है? 2026 में हो रही है, ठीक है, 26 में हो रही है। और ये 26 में जो कॉन्फ्रेंस हो रही है ये 28वें नंबर की कॉन्फ्रेंस है, 28। याद रखेंगे कौन से नंबर की कॉन्फ्रेंस है? 28वें नंबर की कॉन्फ्रेंस है। इस चीज को बिल्कुल नहीं भूलना है हमें। ये 28वें नंबर की कॉन्फ्रेंस है जो भारत ऑर्गेनाइज कर रहा है 2026 में, ठीक है। 3 बार हम ऑर्गेनाइज कर चुके हैं, एक बार 1971 में, एक बार 1986 में, एक बार 2010 में, और ये हम चौथी बार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। 28वें नंबर की एसपीओसी ऑर्गेनाइज की जा रही है। इसमें जो भी स्पीकर्स हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं पार्लियामेंट के, वो आते हैं। कॉमनवेल्थ कंट्रीज के सारे पार्लियामेंटेरियंस जो हैं आते हैं, वो बैठते हैं और उसमें अध्यक्ष बनते हैं जिस कंट्री में वो ऑर्गेनाइज कर रही है, उस पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं वो। तो यहां पर अध्यक्षता कौन कर रहा है? ओम बिरला जी कर रहे हैं, जो हमारे ऑनरेबल स्पीकर हैं लोकसभा के, उनकी अध्यक्षता में ये चौथी जो 28वीं मीट हो रही है, ठीक है। अब इंडिया में जो हो रही है इसका फोकस कहां पर है? की फोकस एरिया की अगर हम बात करें, की फोकस एरिया की अगर हम बात करें, किन किन बातों पर यहां पर चर्चा हो रही है, तो सबसे पहली चीज हो रही है एआई और सोशल मीडिया का इंटीग्रेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आप सभी जानते हैं, सोशल मीडिया का किस तरह से हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं पार्लियामेंट को या डेमोक्रेसी को और मजबूत बनाने में, ठीक है, इन पार्लियामेंट्री प्रोसेसेस। ये प्रमुख मुद्दा है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारी पार्लियामेंट है, जो संसद है, दुनिया की जितनी भी संसद भवन है, उन सबको, संसदों को किस तरह से स्ट्रांग बना सकें, ठीक है, और किस तरह से लोगों तक बेस्ट पॉसिबल डेमोक्रेसी हम डिलीवर कर सकें। इसके अलावा इंक्लूसिविटी पर यहां पर बात करी गई है, इंक्लूसिविटी पर, कि हम इंक्लूजन करेंगे, इंक्लूसिव सोसाइटी की बात करी गई है, ठीक है। विमेन का इंक्लूजन, मार्जिनलाइज सेक्शंस, वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द, ठीक है, रेस, कास्ट, जेंडर, जिस भी तरह का इंक्लूजन हम कर सकते हैं, वो सारे इंक्लूजन की यहां पर बात करी गई। और यहां पर कुछ की टर्म्स जैसे कि क्लाइमेट चेंज को लेकर और साइबर क्राइम को लेकर भी बात हो रही है। क्लाइमेट चेंज और साइबर क्राइम, इनको लेकर भी यहां पर चर्चा हो रही है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको लिख लेने हैं अपने डायरी में। अब जो भी आप कर रहे हैं, जिस तरह से भी आप नोट्स बनाते हैं, इनमें आप प्लीज इन चीजों को लिख लीजिए। कौन कौन से की एस्पेक्ट्स हैं एआई और सोशल मीडिया, ठीक है, उसका किस तरह से हम पार्लियामेंट्री प्रोसेसेस में यूज कर सकते हैं वो। दूसरा पॉइंट है इंक्लूसिविटी, तीसरा पॉइंट है क्लाइमेट चेंज और साइबर क्राइम, ठीक है। ये था हमारा सीएसपीओसी से रिलेटेड जो भी हमने पढ़ा। अब अगला टॉपिक है, थोड़ा यूनिक सा और डिफरेंट सा टॉपिक है यहां पर, एलिंग। एलिंग मतलब होता है बीमार, ठीक है, जिसको बीमारी महसूस हो रही हो, बीमार हो रहा हो। एस्ट्रोनॉट, तो बीमार एक एस्ट्रोनॉट थे, वो वापस आए हैं, रिटर्न्स टू अर्थ, धरती पर वापस आए हैं। अर्ली इन नासाज फर्स्ट मेडिकल इवैक्यूएशन, नासा का पहला मेडिकल इवैक्यूएशन हुआ है। ऐसा हिस्ट्री में, इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में गया और अंतरिक्ष में जाने के बाद उनकी तबीयत खराब हुई और उनको वापस लाना पड़ा। ये नासा का पूरे इतिहास में पहला मेडिकल इवैक्यूएशन है, दुनिया का ही पहला है, ठीक है। तो हमने यहां से समझा कि किस तरह से हम जो हेडिंग है उस चीज उसको डिकोड करते हैं। एलिंग एस्ट्रोनॉट, बीमार एस्ट्रोनॉट, रिटर्न्स टू अर्थ, वापस धरती पर आ रहे हैं। अर्ली, जल्दी आ रहे हैं। इन नासाज फर्स्ट, नासा के पहले मेडिकल, ठीक है, मेडिकल से रिलेटेड इवैक्यूएशन, जो जिसमें हम इवैक्यूएट करते हैं, लोगों को परिस्थिति से बाहर निकालते हैं। तो यहां पर ये आप फोटो भी देख सकते हैं, ये जो एस्ट्रोनॉट हैं इन्हें वापस लाया गया है स्पेड एक्स क्रू 11 कैप्सूल में, ठीक है। ये गए थे और यहां पर वापस लाया गया है। तो इसमें कुछ चीजें हैं जो हमें याद रखनी है, जो हमें समझनी है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहली चीज तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आईएसएस, यहां पर ये एस्ट्रोनॉट जो थे ये गए थे अगस्त में, अगस्त में ये सारे एस्ट्रोनॉट गए थे। और यहां पर ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये किस किस की मदद से, किस किस के कॉपरेशन से बना है, तो वो कंट्रीज आपको याद रख लेने, यूरोप, जापान, यूरोप है, जापान है, यूएसए है और रशिया है।
ठीक है, अब यहां पर आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सी, अगर आप देख पा रहे होंगे जो कंट्रीज यहां पर लिखी हुई हैं, एक प्रॉब्लम है। ठीक है, लेट्स टेक 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड का टाइम है आपके पास, सोचिए। ठीक है, या वीडियो को पॉज कर सकते हैं, थोड़ा टाइम ले सकते हैं, सोचिए कि यहां पर क्या एक प्रॉब्लम है। ये जो कंट्रीज लिखी हुई हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की, इनमें क्या प्रॉब्लम है? भाई कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। दिक्कत है यहां पर यूएसए और रशिया का एक साथ होना। दुनिया में क्या हो रहा है, यूएसए रशिया पर सैंक्शंस लगा रहा है और बाकी कंट्रीज को भी धमका रहा है कि भाई हम तुम पे 500% का टैरिफ लगा सकते हैं अगर रशिया से ट्रेड करोगे। ठीक है, अब हुआ क्या था, ये क्यों कोऑपरेट कर रहे थे? क्योंकि मानव को भेजने वाला जो भी तकनीक थी वो अभी तक रशिया के पास थी। ठीक है, किसके पास थी? रशिया के पास थी। लेकिन अब यूएसए के जो एलॉन मस्क जी हैं, ठीक है, जो अभी विवादों में भी रहे ग्रॉक को लेकर, उन्होंने स्पेडएक्स ड्रैगन कैप्सूल बना लिया है। तो अब यहां पर बात चल रही है कि 2030 तक ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को खत्म कर दिया जाएगा। समझ में आई पूरी कहानी? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जहां पर जो एस्ट्रोनॉट हैं वो जाते हैं और अपनी जो भी अंतरिक्ष से रिलेटेड जो भी डिस्कवरी है, इन्वेंशन है, एक्सपेरिमेंट है, जो भी प्रयोग करने होते हैं, वो एक तरह की प्रयोगशाला है अंतरिक्ष में, उसमें जाकर ये प्रयोग करते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। किस किस के द्वारा खोजी गई थी? यूरोप, जापान, यूएसए, रशिया, ये 4 कंट्रीज हैं जो आपस में कॉपरेट करते थे। रशिया और यूएसए क्यों साथ में? क्योंकि यहां पर रशिया के पास ही ऐसी तकनीक थी जिससे मानव को भेजा जा सकता था। ठीक है, लेकिन अब यूएसए ने वो डिस्कवरी कर ली है, स्पेडएक्स ड्रैगन कैप्सूल खोज लिया है अब, और तनातनी चल रही है यूएसए और रशिया के बीच में। तो अब 2030 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी आपको। यहां से सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज लिख लेनी है, इंडिया नहीं है इसमें। ठीक है, इंडिया इज नॉट देयर, इसलिए इंडिया बात कर रहा है अपना खुद का एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने के लिए। अब यहां पर जब ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन खत्म हो जाएगा, तब हर कंट्री अपना एक अलग स्पेस स्टेशन जो है अंतरिक्ष में बनाएगी, अंतरिक्ष में स्टैब्लिश करेगी। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, जब ये अंतरिक्ष में ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है इसे ध्वस्त कर दिया जाएगा, डीकमीशन कर दिया जाएगा, तब ये कचरा बन जाएगा। कचरा कहां पर जाएगा? ये जाएगा नीमो पॉइंट पर, नीमो पॉइंट पर जाएगा। ठीक है, ये प्रीलिम्स में आ सकता है, नीमो पॉइंट पर जाएगा। नीमो पॉइंट क्या है? रिमोट पार्ट ऑफ पैसिफिक, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन का एक ऐसा पार्ट है जहां से भूमि जो है, लैंड मास जो है, कॉन्टिनेंट जो है, बहुत दूर है। तो उस पॉइंट को जहां पर हम सारा कचरा जो है वो सब यहीं फेंकते हैं। ठीक है, नीमो पॉइंट पर, इसी को बोला जाता है स्पेसक्राफ्ट ग्रेवयार्ड। स्पेसक्राफ्ट ग्रेवयार्ड इसको बोला जाता है कि जितना भी स्पेस से रिलेटेड कचरा है वो यहीं पर डंप किया जाता है, एक तरह का डस्टबिन है। नीमो पॉइंट रिमोट पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन में है। यहां पर इस चीज को जब ये डीकमीशन हो जाएगा तब यहां पर हम क्या करेंगे, इसे इस पॉइंट पर लाकर छोड़ देंगे। इसके अलावा एक टर्म है जो कि इस न्यूज में रहा, वो है स्प्लैश डाउन। स्प्लैश डाउन, बस आपको ये समझ लेना है क्या है, हो सकता है प्रीलिम्स में पूछ ले कि रिसेंटली इन न्यूज स्प्लैश डाउन इन रिलेटेड विद स्पेस एक्सप्लोरेशन, अंतरिक्ष का जो एक्सप्लोरेशन होता है उससे रिलेटेड ये जो टर्म है स्प्लैश डाउन, ये क्या है? तो ये वो है, क्या है, जब भी स्पेस से जो एस्ट्रोनॉट को वापस लाना होता है तब क्या किया जाता है? सपोज ये समुद्र है, ठीक है, ये इसी तरह से होता है, ये समुद्र है, क्या है ये? ओशन, दिस इज ओशन। अब यहां से वापस से हम क्या करते हैं, ये जो कैप्सूल्स होते हैं इनमें वो वापस आते हैं। अब ये बहुत तेजी से वापस आते हैं और इनकी यहां पर जैसे ही वो एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तब यहां पर पैराशूट्स को खोल दिया जाता है। पैराशूट्स को खोल दिया जाता है, यहां से पैराशूट खुल जाते हैं और उनका जेंटल लैंडिंग होती है, धीरे धीरे करके वो यहां पर लैंड कर जाते हैं समुद्र में और यहां से उन्हें ले जाया जाता है हॉस्पिटल्स में ताकि उनका ट्रीटमेंट कराया जा सके। ये थी पूरी कहानी कि स्प्लैश डाउन क्या होता है। ठीक है, किसी लार्ज वाटर बॉडी में, जनरली ओशियंस में, जो हमारा कैप्सूल है जिसमें लोग बैठे हुए हैं, एस्ट्रोनॉट्स बैठे हुए हैं, उन एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाना और एटमॉस्फेयर में एंटर होते ही उनका जो है पैराशूट खुल जाते हैं और धीरे धीरे करके वो इस ओशन में लैंड कर जाते हैं। इसी तकनीक से हमने, नासा ने जो क्या किया है, पहला अपना मेडिकल इवैक्यूएशन किया है। ये पूरी कहानी इस आर्टिकल में, इस न्यूज में थी, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए यहाँ पर? सबसे पहले ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कहानी, उसके कौन कौन से मेंबर्स हैं, किनका कॉपरेशन है, 2030 तक कंप्लीट खत्म कर दिया जाएगा। स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल यहाँ पर, ठीक है,
खोज लिया गया है। नीमो पॉइंट, जहां पर स्पेस क्राफ्ट ग्रेवयार्ड है, रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ प्रशांत महासागर। स्प्लैश डाउन जो टर्म है ये हमें समझना था, ठीक है। इसके बाद एक छोटी सी न्यूज है, गुजरात में भारत की पहली स्टेट फंडेड, इन गुजरात इंडियाज फर्स्ट स्टेट फंडेड लैब टू स्टडी मोस्ट लीथल पैथोजेंस। अब यहां पर आप ये चीज देखिए, पैथोजन का मतलब क्या होता है? पैथोजन, इसे दो पार्ट्स में करेंगे। पैथो मतलब होता है डिजीज, बीमारी। क्या होता है? डिजीज। जन मतलब जनरेटिंग, बीमारी बनाने वाले, बीमारी को जनरेट करने वाले, डिजीज को जनरेट करने वाले जो भी बैक्टीरियाज होते हैं, वायरसेस होते हैं, वो सब जो होते हैं उन्हें बोला जाता है पैथोजन। लीथल मतलब बहुत ज्यादा हानिकारक, इवन इतने हानिकारक कि वो जानलेवा भी हो सकते हैं। ऐसे बीमारी को पनपने वाले, बीमारी को बनाने वाले जो भी पैथोजेंस हैं, हार्मफुल पैथोजेंस हैं, उनकी स्टडी करने के लिए भारत की पहली स्टेट फंडेड, स्टेट ने जिसमें फंड किया हो वो गुजरात में खुल गई है। तो यहां से पीसीएस में इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहली जो कौन सा ऐसा राज्य है जिसने पहला स्टेट फंडेड लैब खोली है लीथल पैथोजेंस को पढ़ने के लिए, स्टडी के लिए, रिसर्च के लिए, वो है गुजरात, ठीक है। और इसके बारे में हम समझते हैं यूपीएससी में क्या क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। यूपीएससी में क्या क्वेश्चन आ सकता है? तो यूपीएससी में क्वेश्चन आएगा बायोसेफ्टी, बायोसेफ्टी, बायो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है, बायोलॉजी से रिलेटेड है, लेवल 4, ठीक है, बायोसेफ्टी लेवल 4, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको समझना, ठीक है। ये लैब होती है जिसमें, ये जो टर्म है ये आपको समझना है, यही लैब होती है जिसमें हम हार्मफुल जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियाज, वायरसेस होते हैं उनके ऊपर रिसर्च करते हैं, ठीक है। यहां से बिल्कुल सिंपल टर्म्स में आपको ये चीज समझनी है। क्या करता है ये? रिसर्च करना, इसका मतलब ही यही है, रिसर्च करना। किसको? लाइफ थ्रेटनिंग पैथोजेंस को, लाइफ थ्रेटनिंग पैथोजेंस, जो भी बीमारी पैदा करने वाले जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया, केमिकल्स हैं, उनको ये स्टडी करता है, रिसर्च करता है, विच, जो कि क्या करते हैं? हाईली इन्फेक्शियस होते हैं, आर हाईली इन्फेक्शियस, बहुत ज्यादा बीमारी फैला सकते हैं, इतनी बीमारी फैला सकते हैं कि जिससे इंसान की मृत्यु तक हो सकती है, ठीक है, फैटल डिजीजेस, ठीक है, और जिनके खिलाफ कोई वैक्सीन नहीं होती है। इनके खिलाफ वैक्सीन नहीं है हमारे पास, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता है, ठीक है, नो ट्रीटमेंट इज देयर, नो वैक्सीन इज देयर, वैक्सीन और प्रॉपर वैक्सीन नहीं है, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, उनकी स्टडी के लिए ये लैब्स खोली जाती हैं, बायोसेफ्टी लेवल 4 की जो लैब्स होती हैं। और कौन सा स्टेट ने खोली है? फुल्ली स्टेट फंडेड, पहली भारत की, वो है गुजरात। आपको याद रखना है, गुजरात ने ये लैब खोली है, ठीक है। यहां पर एक और बात करी गई है, एक दूसरी बात करी गई है, वो करी गई है एनिमल बायोसेफ्टी लेवल, एनिमल बायो सेफ्टी लेवल। सिर्फ इंसानों पर ही नहीं, जानवरों पर भी क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, एबीएसएल बोलते हैं इसे, एबीएसएल, जानवरों पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है उसकी भी इसमें रिसर्च होगी, स्टडी होगी, और प्रॉपर वैक्सीन किस तरह से हम बना सकते हैं, प्रॉपर क्या ट्रीटमेंट बना सकते हैं, वो भी चीज इसमें पढ़ी जाएगी, ठीक है। तो कौन कौन से इसमें वायरसेस के बारे में जनरली स्टडी होगी? तो इबोला वायरस के बारे में, ठीक है, इबोला वायरस, दिस इज योर होमवर्क, आपको ये सर्च करना है कि ये जो वायरसेस हैं, ठीक है, ये कैसे दिखते हैं, आपको इनकी पिक्चर्स देखनी है और वर्किंग देखनी है, ठीक है। मारबर्ग वायरस, आई विल आस्क दिस थिंग इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है, और आपको पूछना है। क्राइमीन, ठीक है, क्राइमीन हेमोरेगिक वायरस, ये हो गए आपके। कैसन फॉरेस्ट डिजीज के जो वायरस हैं, निपाह वायरस, ठीक है, ये सारे वायरसेस जो हैं इनकी स्टडी की जाती है। अब यहां से एक चीज आप रिलेट कीजिए, आप रोज इनमें से एक वायरस जो है वो न्यूज में पढ़ रहे हैं, ठीक है, कौन सा वायरस है वो वायरस है निपाह वायरस, ठीक है। अब निपाह वायरस भी न्यूज में है और हाल ही में ये भी न्यूज में आ गई, तो क्या ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है हमारे लिए, निपाह वायरस को स्पेशली पढ़ना, ठीक है। जो हम 2 दिन निपाह वायरस कंटिन्यूसली हमने 2 दिन पढ़ा है, अब ये जो निपाह वायरस है उसको, और निपाह वायरस है, और ये जो एनिमल बायोसेफ्टी लेवल और बायोसेफ्टी लेवल 4, ठीक है, गुजरात में लैब जो बनी है BSL 4 जिसको कहा गया है, इस चीज को आपको
अपने नोट्स में मेंशन करना है। इससे ज़्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये था, आगे मूव करते हैं। सो दिस वॉज ऑल, इतनी सी न्यूज़ थी। ठीक है, कल पोंगल था, न्यूज़ कम है, और होप आप सभी को चीज़ें समझ में आई हो। किसी भी तरह का कोई भी डाउट है वो आप डाउट से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और फिर भी नहीं है, फिर भी कोई डाउट नहीं सॉल्व होता है तो ऑफलाइन सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। बट प्लीज पढ़ते रहिए और डाउट्स मत रखिए अपने मन में। ठीक है, डाउट्स रहेंगे तो आप क्वेश्चंस को गलत कर सकते हैं, डाउट्स नहीं रहेंगे, जितनी क्लैरिटी रहेगी टॉपिक्स की माइंड में उतना इजीली आप उस चीज को समझ पाएंगे। ठीक है, सो दिस वाज फ्रॉम आवर साइड इन टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच एवरीवन। पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग। जय हिंद, जय भारत।